नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन है ये रिवॉल्व करेगा एक टॉपिक के अराउंड। टॉपिक ये है कि कैनेडियन जर्नलिस्ट टेरी मिल्फ्सकी ने एक किताब पब्लिश की है, ब्लड फॉर ब्लड 50 ईयर्स ऑफ द ग्लोबल खालिस्तानी प्रोजेक्ट। खालिस्तानी प्रोजेक्ट आपको पता है ना, कि इंडियन पंजाब को एक अलग कंट्री डिक्लेयर करवाना, एक अलग सिख होमलैंड बनाना। और इस पर्टिकुलर किताब को लिखा 1971 से लेके आज तक जो कुछ भी हुआ है ओवरऑल इस खालिस्तानी प्रोजेक्ट में, इसके बारे में काफी डिटेल में यहाँ पे टेरी मिल्फ्सकी ने लिखा है। अब इन्होंने तो पूरी की पूरी किताब लिख दी है, इतने डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे। ओवरऑल खालिस्तानी मूवमेंट यहाँ पे फेल होता क्यों नजर आ रहा है, और जबकि इसको जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान से सपोर्ट मिला है और कुछ हद तक इसको चाइना से भी सपोर्ट मिला है, हो सकता है ये आगे भी सपोर्ट मिलता रहे। तो ओवरऑल हम यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे जो ऑथर हैं ये, इनका यही बताना है कि ये खालिस्तानी मूवमेंट फेल क्यों हुआ, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी इस खालिस्तानी मूवमेंट में कि ये फेल हो गई। अगर आप शुरुआत देखो इस खालिस्तानी मूवमेंट की, तो 50 साल पहले 12 अक्टूबर 1971 को डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ये खालिस्तानी मूवमेंट के फाउंडर थे। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पब्लिकेशन में एक एडवर्टाइजमेंट छापा और उन्होंने बोला वी आर अ नेशन इन अवर ओन राइट, और इन्होंने अपने आप खालिस्तानी स्टेट का फर्स्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। अब आप बस एक चीज को समझने की कोशिश करिए, 12 अक्टूबर 1971 को खालिस्तानी मूवमेंट की ऑफिशियल शुरुआत हो रही है, जब डॉक्टर जगजीत सिंह न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छापते हैं खालिस्तानी स्टेट को लेकर, अपने आप को प्रेसिडेंट बोलते हैं। 1971 में एक और इवेंट हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, और हमने पाकिस्तान का एक अंश अलग करवा दिया था, बांग्लादेश अलग हो गया था। और उसके बाद से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इंडिया से इस हद तक चिढ़ गया था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इंडिया से बदला निकालना चाहता था। जिस प्रकार से हमने उनसे उनका बांग्लादेश अलग कर दिया, वो चाहते थे कि इंडिया से भी ऐसा ही कोई पार्ट इंडिया का टेयर ऑफ कर दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने चुना इस खालिस्तानी मूवमेंट को। जब शुरू में खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हुआ ना, और अखबार में खासकर यूएस वगैरह के अखबारों में इसके बारे में पब्लिकेशन शुरू हुई, तो ओवरऑल जो भी मेजर सिख लीडर्स थे उनके दिमाग में कोई कोहेरेंट आइडिया या स्ट्रेटजी नहीं थी कि ये मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेगा। और जब ओवरऑल इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में छपता था, तो हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस को भी नहीं पता था कि भाई इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करें। कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस बोलते थे कि ये बहुत मेजर मुद्दा है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस बोलते थे कि अरे भाई ये तो एक डायस्पोरा है जो कि इंडिया में रहती ही नहीं है, बाहर जाके रहती है, तो वो अपना प्रोपोगंडा चला रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं, इस पे ध्यान मत दो। तो सबके अपने अलग अलग यहाँ पे व्यू पॉइंट थे। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये मूवमेंट इतने लंबे समय तक इसलिए सस्टेन कर पाया है क्योंकि इस मूवमेंट को पाकिस्तान का सपोर्ट मिला हुआ है। एयर इंडिया बॉम्बिंग याद है ना आपको 1985 की? हुआ ये कि 23 जून 1985 को मॉन्ट्रियल से एक बोइंग 747-237B एयरक्राफ्ट उड़ा। वो जा कहां रहा था? लंदन। और बीच में उसमें एक बम फट गया और वो एयरक्राफ्ट बिल्कुल ही छिया छिया हो गया। जितने भी लोग उसमें थे सब मर गए। 329 लोग मरे थे, जिसमें से 268 तो कनाडा के सिटीजन थे, 27 ब्रिटिश सिटीजन थे, 24 इंडियन सिटीजन थे। और इस पर्टिकुलर बॉम्बिंग को पता है कौन से इंसान के साथ जोड़ा गया? तलविंदर सिंह परमार। इनफैक्ट जब ये बॉम्बिंग होने वाली थी उससे पहले भी जो खुफिया एजेंसीज कनाडा में ऑपरेट कर रही थी, ये जो लोग भी इस पूरी की पूरी बॉम्बिंग में इन्वॉल्व थे उसके ऊपर खुफिया एजेंसीज की नजर थी। उसके बाद भी यहाँ पे चीजों को सीरियसली नहीं लिया गया और एयर इंडिया की बॉम्बिंग हो गई। बाद में तो जो कनाडा के अंदर है वो पकड़ा ही जाना है। तो पाकिस्तान ने मदद की तलविंदर सिंह परमार की पाकिस्तान आने में, और वो पाकिस्तान आ गया। तो बॉम्बिंग करने के बाद उसको ओवरऑल एंटी इंडिया फ्रंट पे इस्तेमाल कर सके पाकिस्तान एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर सके तलविंदर सिंह परमार को, इसलिए उसको कनाडा से निकाल के पाकिस्तान लेके आए, पाकिस्तान की आईएसआई। और इनके बाद इनको हथियार वगैरह सप्लाई करना शुरू किया। इन सिख जो भी आप कह सकते हो डायस्पोरा था, जो कि खालिस्तानी कॉज के लिए जो लड़ रहे थे, इनके पास पैसा बहुत था। इनको एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां से ये अपना बेस बना सके, ट्रेनिंग ले सके, ऑपरेट कर सके, और ये जगह इनको पाकिस्तान ने प्रोवाइड कराई। पाकिस्तान ने इनको फंड्स नहीं प्रोवाइड करवाए, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत फंड्स थे। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जब आप कह सकते हैं कि आर्म्ड इंसर्जेंट्स अंदर घुस गए थे, तो इंदिरा गांधी जी ने हमारी आर्मी को परमिशन दे दी कि ठीक है अंदर घुसो। इसके बाद जो सिख कम्युनिटी जो काफी नाराज हो गई, और आपको पता है इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था 1984 में। उसके बाद ओवरऑल सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट अटैक्स हुए इंडिया में। तो ये समझ सकते हैं कुछ लोग कि भाई जब सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट अटैक्स हुए, 20,000 सिखों को मार दिया गया इंडिया में, तो ऑब्वियस ही बात है खालिस्तानी कॉज के लिए जो लोगों का आप कह सकते हो कंसर्न है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इंडिया में चीजें बहुत अलग तरीके से ऑपरेट कर रही हैं। यहां पे ये जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि भाई जो डायस्पोरा सिखों की देश के बाहर रहती है,
वो खालिस्तानी कॉज के लिए ज्यादा डेडिकेटेड है, और जो डायस्पोरा सिखों की देश में रहती है वो उतना ज्यादा डेडिकेटेड नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि भाई इंडिया में 20,000 सिखों की जानें गई थी एंटी सिख राइट्स में, तो किसी के घर में किसी की जान गई, किसी की बेटी, किसी के भाई, किसी के पापा, तो ओवरऑल सिख कम्युनिटी में उस गंदे समय की यादें हैं। तो इसीलिए यहां पे ओवरऑल शांति बनाए रखने के लिए सिख ज्यादा इस प्रकार की एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। और आप देखोगे कि सिख एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, भले वो आबादी का केवल 2% है, लेकिन चाहे आप बिजनेस की बात कर लिए, आपको पता है कि ज्यादातर सिखों में नौकरी वगैरह करना उनको पसंद नहीं आता, वो बिजनेस कम्युनिटी, और बिजनेस में वो काफी सक्सेसफुल है, जबरदस्त सक्सेसफुल है। एक छोटा सा बिजनेस वो खोलेंगे और उसमें बहुत एक्सेल कर जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। मैं फैजाबाद में रहता था। फैजाबाद में एक सिख थे, वो अपना फिश का ठेला लगाते थे, ठीक है ना, और बहुत पैसा कमा लेते होंगे वो। मतलब हम लोग नौकरी करके सोचते हैं 60-70 हजार कमाएंगे, वो एक फिश का ठेला खोल के भी 3 से 4 लाख महीने कमा लेंगे। मतलब एक बहुत ही जुगाड़ू, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, एक बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड कम्युनिटी कह सकते हो आप सिख कम्युनिटी, एक ऑनेस्ट कम्युनिटी आप बोल सकते हो सिख कम्युनिटी को। तो जो हमारे देश के अंदर सिख्स रहते हैं, ठीक है, जो इंडिया के अंदर रहते हैं, वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि इंसर्जेंट्स की बातों में नहीं आए, वो खालिस्तान के कॉज के लिए ज्यादा पीछे नहीं पड़े। जब भी पंजाब वगैरह में इलेक्शंस होते हैं ना, तो जो सेपरेटिस्ट पार्टी होती है उनके लिए ज्यादा सिख्स भी वोट नहीं देते हैं। तो इंडिया के अंदर आप कह सकते हो कि लोगों का सपोर्ट नहीं है इस खालिस्तानी कॉज के लिए, क्योंकि सबको 1984 की यादें आप कह सकते हो उतनी नहीं रह गई हैं। क्योंकि चीजें देखिए, हमारे देश में आपने अक्सर का सुना होगा हिंदू मुस्लिम दंगे, हिंदू सिख दंगे, ये आपने बहुत कम सुना होगा। केवल 1984 में एक समय हुआ था, और उसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ ऐसा किया कि भाई सिख डरे हुए फील ना करें। इनफैक्ट कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे वो खुद ही एक सिख थे। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि सिखों को बहुत, मोंटेक सिंह अहलूवालिया प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन, तो एक समय के बाद सिख कम्युनिटी को हमारी सरकार ये भरोसा दिला पाने में बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई कि हाँ भाई ये आप ही का देश है, आप आराम से यहाँ पे रहो। लेकिन वो सिक्स जो थे कि देश के बाहर रह रहे थे, उनको 1984 की सारी यादें याद है, और वो उस चीज को नहीं भूल पा रहे हैं। हालांकि ऑथर ये भी बोल रहा है कि अभी भी एक छोटा सा तबका है इस डायस्पोरा में जो इस खालिस्तानी कॉज को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारा है, और उस गुरुद्वारा में आज भी आपको तलविंदर सिंह परमार की बिग पोस्टर्स लग जाएंगे। मतलब वो आज भी तलविंदर सिंह परमार को और खालिस्तानी काज को सपोर्ट करते हैं, जबकि सब इस बात को जानते हैं कि तलविंदर सिंह परमार ने 300 से ज्यादा लोगों को मार दिया इस एयर इंडिया बॉम्बिंग में। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ, आप चाहो तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये कैनेडियन जर्नलिस्ट दे रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे के पूरे इशू को पिछले 50 सालों में कवर किया है। लिंक मैं आपको आर्टिकल का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक जो और बहुत बड़ी चीज है जिसके चलते ये खालिस्तानी कॉज उतना प्रमोट नहीं हो पाया, वो है भाई पंजाब किंगडम। अगर आप सिख की आइडेंटिटी को देखो तो जो महाराज रंजीत सिंह का राज था नॉर्थ वेस्ट में, जिसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका, कुछ हद तक ये वेस्टर्न तिब्बत का इलाका ये भी आता था, तो ओवरऑल ये था सिख होमलैंड, जिसका सेंटर कहां था? लाहौर। लाहौर में बैठते थे रंजीत सिंह साहब। अब सीधी बात यह है कि जब इस खालिस्तानी मूवमेंट की बात करो तो इंडिया के अंदर जो पंजाब वाला इलाका है उसको ये कब्जाने की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब वाला इलाका है उसको अपने आप में नहीं जोड़ते। तो ओवरऑल अगर आप सिख हिस्ट्री को देख रहे हो तो जो हिस्ट्री में रंजीत सिंह के राज के अंदर जो इलाका था आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान, इतना बड़ा पाकिस्तान का इलाका आपका रंजीत सिंह के अंदर था, तो नहीं, खालिस्तानी मूवमेंट में पाकिस्तान के अंदर वाला इलाका उसको नहीं जोड़ रहे अपने मैप में, केवल इंडिया में जो पंजाब वाला इलाका है उसको जोड़ रहे अपने मैप में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए, कोई एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे वेपन्स मिल सके, ट्रेनिंग मिल सके। तो इसलिए भी सिख मासेस के अंदर इस चीज के प्रति उतनी वो नहीं आ पाई। इनफैक्ट अभी देखोगे कि आज की डेट में जो इंडियन पंजाब है, इंडियन पंजाब का बहुत सा इलाका उस समय पर रंजीत सिंह के अंदर नहीं था। फॉर एग्जाम्पल पटियाला, पटियाला जो शहर है वो रंजीत सिंह के अंडर नहीं आता था जब तक उनका राज था 1839 तक। तो ये किस्म की हाइपोक्रेसी है, चूंकि पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है तो पाकिस्तान के अंदर का जो सिख अंपायर है वो नहीं चाहिए, बस इंडिया के अंदर वाला पंजाब का इलाका चाहिए। प्लस यहाँ पे एक और बात बताई जा रही है, खालिस्तानी कॉज के बाद जो भी खालिस्तान बनेगा उसमें डेमोक्रेसी होगी, वेस्ट वर्ल्ड लर्निंग होगी कि नहीं होगी, फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी कि नहीं होगी, थियोक्रेसी होगी, रिलीजियस माइनॉरिटीज का क्या होगा खालिस्तान में, इसके बारे में भी कोई क्लियर कट सपोर्ट नहीं है। और आजकल हो सकता है कि चाइना की तरफ से भी इनको सपोर्ट मिल रहा हो। तो कुल मिलाकर ऑथर का यहाँ पे बोलना है कि जो खालिस्तानी कॉज है ये फेल हो रहा है। अगर ये सस्टेन होता है तो ये केवल एक चीज की वजह से सस्टेन होगा, और वो है जियोपॉलिटिक्स। पाकिस्तान, सॉरी, ये चाइना का जो ऑफिशियल माउथपीस है, चाइना के ऑफिशियल माउथपीस में एक बार एक आर्टिकल छपा और उसमें ये बोला गया कि इंडिया अगर वन चाइना की पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता और ताइवान को सेपरेट मानता है तो हम भी इस खालिस्तान वाले इलाके को सेपरेट मानेंगे। ये अनऑफिशियली चाइना के जो
ओवरऑल मीडिया है उसमें इस तरीके के आर्टिकल्स छपे हुए हैं। तो पाकिस्तान तो खालिस्तानी कॉज को सपोर्ट कर ही रहा है, और चाइना ने भी बोल दिया है कि इंडिया आगे आने वाले समय में अगर ताइवान को सेपरेट मानेगा तो हम खालिस्तान वाले इशू पे इन सिख जो कह सकते हैं आप जो खालिस्तानीज हैं इनका हम सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल अब चाइना और पाकिस्तान दोनों ही एंटी इंडिया फ्रंट खोल के बैठे हैं। तो कुल मिला के ऑथर एंड में सम अप करके ये बोल रहे हैं कि खालिस्तानी जो कॉज है इसके प्रति बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सपोर्टर्स इंडियन पंजाब में नहीं है, बस ये एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा बन के रह गया है, और पाकिस्तान और चाइना जैसी दो कंट्रीज इसको जिंदा रखने में मदद कर रही हैं। कुछ सिख पॉलिटिशियंस आपके जो ये कनाडा में है वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि कनाडा में एक बहुत बड़ी आबादी सिख आबादी है, और वहां पे इस खालिस्तानी इशू को प्रमोट किया जाता है, और वहां के पॉलिटिशियन सोचते हैं कि अगर हम इस खालिस्तानी इशू को जिंदा रखेंगे तो हमें इन सिख इमिग्रेंट्स का वोट मिल जाएगा। तो इस तरीके की चीजों के चलते ये इशू आज भी जिंदा है, नहीं तो ओवरऑल इंडिया के जो सिख हैं उनके अंदर एक खालिस्तानी मुद्दा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये बात यहाँ पे ऑथर ने बता रखी है। जबरदस्त किताब है। वैसे तो मैं आप बोलता हूँ इस किताब को पढ़ो, टेरी मिल्स की ब्लड फॉर ब्लड, लेकिन आप मत पढ़ो। ये छोटा सा इशू है जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इस इशू से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। खालिस्तानी इशू एक जियोपॉलिटिकल इशू है, आप कह सकते हैं पाकिस्तान चाइना के अगेंस्ट है। पाकिस्तानी की चाइना की सपोर्ट के चलते ही ये यहाँ पे चल पा रहा है। ऊपर से इंडिया के जो सिख्स हैं उनके अंदर इस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए कोई भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, और इस पूरे इशू में मैप को लेके भी हाइपोक्रेसी है कि पाकिस्तान के अंदर का जो पंजाब है उसको अपने मैप में इन्होंने नहीं जोड़ा है, बस इंडिया वाले पंजाब को जोड़ रखा है। तो ये कुछ मेजर इश्यूज यहाँ पे जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की। एक अच्छा मुद्दा था तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। अगर आपको काम अच्छा लगा तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, करना चाहे तो सब चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।